नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश इंद्राकर और करंट अफेयर की हमारी इस सीरीज को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पहला वीडियो डल चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने बताया है कि इसमें हम लोग 1000+ एमसीक्यू करने वाले हैं। कल तकरीबन हम लोगों ने 80 से 85 एमसीक्यू के आसपास किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज भी हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम लोग 60 to 70 क्वेश्चंस करते चले। जैसा टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं समय देते चलूंगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। और पहली बार आप अगर इस चैनल में आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये बुक है जो कि एग्जाम क्रैपर के द्वारा बनाया गया है। तो ये अगर आप चाहते हैं इससे पढ़ाई करना तो आप इस बुक को जो सुरेश बुक डिपो है रायपुर में जाकर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, किसी स्टूडेंट का बताने के बाद भी कमेंट आया था तो मैं बता सकता हूँ कि ये दूसरे का बुक है, तो उसको हम लोग शेयर नहीं करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा, कल किसी ने पूछा कि क्या ये व्यापम के एग्जाम में काम आएगा करंट अफेयर? बिल्कुल आएगा, पूरे साल भर का है। आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे, जैसे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम्पल लूं तो उसमें साल से पहले के भी एमसीक्यू पूछे गए थे जो करंट अफेयर है वो। तो आपको सभी की तैयारी करते चलनी है। ये आपके सीजीएसआई में भी काम आएगा, आगे होने वाले हर एग्जाम में काम आएंगे और प्री में तो काम आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहले क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो पहला टॉपिक है, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। ठीक, तो अमृतकाल क्या है? पहले तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये अमृतकाल बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, है क्या ये? पढ़ तो रहे हैं क्या ये? तो 75वीं जब हम लोगों ने स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई थी तो 75वें वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक, मतलब हमारे आजादी का जब 100 वर्ष पूरा होगा, इस ड्यूरेशन को हम लोग अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं। और इस समय हमारा विजन था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विजन रखा है कि 2047 तक हमारा जो देश है एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। ठीक है, तो उस वजह से अमृतकाल का एक विजन लेकर चल रहे हैं। और इसी विजन को हमारी जो नई सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसने अपने पिछले बजट के, क्योंकि अभी अगला बजट अप्रैल में आ जाएगा, तो पिछले बजट में उन्होंने इसी विजन को आगे बढ़ाया और 2047 तक का टारगेट रखा है कि हम भी क्या विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 किस वर्ष तक के लिए रणनीतियां और लक्ष्य निर्धारित करता है? तो इसका जो विजन है ना वो स्पेशली 2047 लिखा है, तो यहीं तक का है। ठीक, ये ब्लर तो नहीं आ रहा, एक बार देख लेना ना जो हमारा वीडियो है वो। ठीक है, तो 2047 तक का ही लक्ष्य रखा गया है जो स्क्रीन पे है वो। ठीक, तो 2047 तक का टारगेट है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो विजन है छत्तीसगढ़ विजन 2047 विकसित छत्तीसगढ़ और एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरने का, उसको हम लोग हासिल करें। तो ये चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये थीम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए किस संस्थान ने इस विजन का निर्माण किया? तो पहले हमारे यहाँ भी योजना आयोग चलता था, लेकिन अब से नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग ही हर प्रकार की योजनाओं को क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है, मॉडल तैयार करता है और उसको लागू भी करवाता है। तो राज्य नीति आयोग जो है इस विजन को तैयार किया है, इस विजन का निर्माण उन्होंने किया है। अगला प्रश्न, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 में कुल कितने थीम्स हैं? तो इस बार थीम्स जो रखे गए हैं इसमें 13 थीम्स रखे गए हैं, 13 अलग अलग विषयों पर, जिसमें स्पेशली राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में आगे ले जाने के लिए, उसके समग्र विकास के लिए, साथ में हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, इस प्रकार के अलग अलग थीम इसमें रखे गए हैं। और विशेषकर इसमें गरीबी, युवा, नारी और अन्नदाता मतलब किसान, इन पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो 13 थीम बनाए गए हैं। याद रखना, कैसे याद रहेगा? थीम से याद रखना कितना? 13 थीम। थ से थीम याद रखना, टी से या तो थीम याद कर सकते हैं 13।
तो 13 थीम ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, कूट में आने वाले प्रश्न यहां से बनेंगे। अगला प्रश्न है, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 में कितने मिशन लॉन्च किए जाएंगे? तो मिशन, कोई भी मिशन जब लॉन्च होता है या बनाया जाता है तो हमारा पहला मोटो क्या रहता है, हमारे मोटिव क्या रहता है कि हम उसमें 10 on 10 लाए, हमारा मिशन सक्सेसफुली पूरा 100% कंप्लीट हो जाए। तो 10 on 10 लाने का रहता है, इसलिए 10 मिशन लॉन्च किए गए। कितने? 10 मिशन, 10 on 10 मिशन, तो 10 मिशन इसमें लॉन्च किए गए। थीम कितने थे? 13 थीम थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 5वां नंबर का। इसमें क्या पूछा गया? ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी, ये भी देख लो। 10 प्रमुख मिशन जो लॉन्च किए जाएंगे उसमें राज्य के विकास के लिए तात्कालिक रूप से 50 से अधिक नीतिगत, संस्थागत और अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किए जाएंगे। किस प्रकार से हम एक अच्छे राज्य के रूप में उभरे, हमारा राज्य विकसित हो, पिछड़ेपन से आगे बढ़े और हर प्रकार के हमारे पास जो संसाधन है उसका यूटिलाइज हम कर सके। अगला है, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए अल्पकालिक अवधि किसकी है? इसमें 3 अवधि आपको मिलेंगी इस विजन में, एक अल्पकालिक, एक मध्यकालिक और एक दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब सबसे पहले एक 5 साल की ड्यूरेशन में हम लोग उस चीज को कैसे अचीव कर पाए, 5 से 6 साल, तो वो 2030 रखा गया है। 2030 को हम लोग अल्पकालिक अवधि के रूप में मानकर चल रहे हैं, जिस पर हमारा जो 13 थीम है और 10 जो मिशन है उसको हम लोग टारगेट करके चले और अचीव करने का प्रयास करें। कुछ चीजें रह जाती तो उसके लिए मध्यकालिक अवधि डिसाइड की गई है, वो 2035 तक का है। 2035 में हम लोग मध्यकालिक अवधि लेकर चल रहे हैं और इस अवधि तक अपने जो मिशन है उसके जो भी चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं उसको अचीव करने का तय तिथि रखा गया है। साथ में जो पूर्णकालिक है वो आपका 2047 है। पूर्णतः किसी भी रूप पर हमें 2047 तक हमारे मिशन को, हमारे थीम को सक्सेसफुली प्राप्त करना है। तो 3 अलग अलग थे, अल्पकालिक 2030, ठीक है, मध्यकालिक बोलेगा, अगला प्रश्न वही है, मध्यकालिक अवधि किस वर्ष तक है? 2035 तक है। रणनीतियों को पूरी तरीके से हमको फॉलो करना है और हमारा जो विकास है उसको मुख्य रूप से प्राप्त कर लेना है। दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए मैंने बताया विजन ही 2047 तक का है, तो अंतिम जो लक्ष्य है वो 2047 तक प्राप्त होना चाहिए। 3 थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अमृतकाल विजन 2047 आपको समझ में आया होगा, क्लियर, याद रखना, ठीक है। इसी सिलसिले में एक जो मैंने ज्ञान वर्ड यूज किया था, ज्ञान वर्ड क्या होता है ये भी समझ लो, GYAN, GYAN, ये हमारे ना बजट के दौरान हमारे वित्त मंत्री के द्वारा इस वर्ड का यूज किया गया था, जिसमें G गरीब को दर्शाता है, Y युवा, A अन्नदाता और N नारी। इन पर मुख्यतः फोकस किया गया था कि इनको कैसे आगे बढ़ाना है, इस वर्ड को याद रखना। अगला, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी घटित हुआ था, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए पीएससी में मिलेगा, क्योंकि जब भी ऐसा समय आया कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो तो उससे रिलेटेड प्रश्न हर बार पीएससी के एग्जाम में देखने को मिले हैं। पिछले बार भी पीएससी के एग्जाम में जो विधानसभा चुनाव थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस बार लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में अधिसूचना का प्रकाशन किस तारीख को हुआ? टोटल हमारे यहाँ 3 चरणों में मतदान हुआ था, 3 चरणों में, ठीक है। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई, ये दोनों अप्रैल में थे और ये 7 मई को था। तो देखो 3 अलग अलग जब चरणों में मतदान हुआ ना, तो उसके लिए अलग अलग अधिसूचना प्रकाशित किया गया था, ठीक। तो पहले बार जो अधिसूचना प्रकाशित किया गया वो 20 मार्च को किया गया था। मतदान कब हुआ? 19 अप्रैल को। उससे एक महीने पहले ले लो 20 मार्च को, 20 मार्च को अधिसूचना और 19 अप्रैल को मतदान। देन 26 अप्रैल को सेकंड चरण, द्वितीय चरण का मतदान होता है और 7 मई को तृतीय चरण का अंतिम मतदान होता है। टोटल हमारे यहाँ कितने लोकसभा सीट है? तो 11 सीट है, याद रखना 11 सीट है। 11 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। इसमें से 10 जो सीट है उस पर भाजपा ने, बीजेपी ने विजय हासिल की और 1 सीट पर कांग्रेस ने। ये सीट कौन सा है? अब जो ऑड वन रह जाता है ना उससे क्वेश्चन आते हैं। ये 1 सीट कौन सा है? तो ये कोरबा का सीट है, कोरबा लोकसभा सीट। यहां से किसने चुनाव लड़ा था? तो ज्योत्सना महंत जी ने लड़ा था और वो जीत भी गई। ज्योत्सना महंत, नाम याद रखना, ज्योत्सना महंत कोरबा सीट से लोकसभा चुनाव विजयी हुई। वो एकमात्र कांग्रेस की प्रत्याशी थी, बाकी 10 सीटों पर पूरे के पूरे बीजेपी ने विजय हासिल किया है।
चलो, तो 20 मार्च आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मत प्रतिशत कितना था? ये 63% था। कितना था? 63, 63.41। एक तो पहले तो आपको पहले 2 डिजिट को याद रखना, दशमलव के बाद का अपने आप याद हो जाता है। 6341 याद रखना। तो 63% पहले हुआ था, 76% दूसरे राउंड में हुआ था, और टोटल 73% सामूहिक रूप से हुआ है। 72.873 याद रखना, ठीक है। चलो, और ये 63 हो जो हुआ है ना, वो बस्तर संभाग में हुआ था। बस्तर और सरगुजा, इन संभागों को मिलाकर पहले चरण में मतदान हुआ था। तो उस नजरिए से ये पिछले बार के आंकड़े से बेहतर था। अगला, तीसरे चरण में मतदान किस तारीख को हुआ था? तो तीसरे चरण में मैंने अभी बताया, कब? 7 मई को। 7 मई को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया, 7 मई 2024 हुआ था। पहले मैंने बताया फर्स्ट चरण में 19 अप्रैल, सेकंड चरण में 26 और तीसरे में 7 मई। इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता है अलग अलग चरणों के डेट को, तारीख को। सेकंड चरण में जो हुआ था 71.06 हुआ था, सॉरी 76 बोला था हमने, 71.06 हुआ था तीसरे चरण में। जो सेकंड चरण है उसमें 76 हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने सांसद 2024 के चुनाव में भाजपा से चुने गए हैं? तो अभी मैंने बताया कितने, 10 लोग जो हैं वो बीजेपी से चुनाव जीते हैं, और इनमें से एक को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। नाम है उनका तोखन साहू। कौन सा सीट है? बिलासपुर सीट है। राज्य मंत्री कौन से पद का? तो शहरी मामले एवं आवास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले दोनों आगे पीछे नाम कभी कभी मिलता है, उस मंत्रालय का उनको राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, पिछले बार भी हमारे यहां से रेणुका सिंह जी थी, उनको भी क्या मिला था? राज्य मंत्री का पद दिया गया था। चलो, छत्तीसगढ़ के किस संसदीय क्षेत्र ने कांग्रेस का सांसद चुना गया? कांग्रेस का सांसद कहां से? कोरबा से चुना गया था। कहां से चुना गया था? कोरबा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, कोरबा से चुना गया था। नाम क्या है उनका? ज्योत्सना महंत जी। छठवा, 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का कुल मतदान प्रतिशत क्या था? तो कुल मतदान प्रतिशत था आपका टोटल तीनों का मिलाकर, तो तीनों का मिलाकर था 72.8, लगभग 73% था। 72.8% याद रख लो, 72.8% टोटल मतदान था। 63.41 फर्स्ट में था, 71.06 थर्ड में था, और 76.24 सेकंड में था। जब एवरेज निकालेंगे तो 72.8 आता है। चलो, रायपुर संसदीय क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीता? तो रायपुर का जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने जीत हासिल की थी। टोटल मैं सभी का आपको बता देता हूं कौन कौन से लोग कहां कहां से चुने गए हैं, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जिस सीट से विजयी होता है ना उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखो, पहला ले लेते हैं, रायपुर ही ले लेते हैं हम लोग। रायपुर से जो जीते हैं वो कौन है? बृजमोहन अग्रवाल। दूसरा सीट मैं ले लेता हूं दुर्ग का। दुर्ग से जो जीते हैं विजय बघेल जी, लगातार दूसरी बार ये लोकसभा सांसद बने हैं। तीसरा हम लोग ले लेते हैं दुर्ग रायपुर के बाद महासमुंद से जो जीते हैं रूप कुमारी चौधरी। स्पेशली ये दो, क्योंकि मैं दुर्ग से हूं तो हमको याद रहता है विजय बघेल जी हैं। रायपुर से अधिकतर बृजमोहन अग्रवाल को ही पाते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी रायपुर पश्चिम से वो जीत हासिल करते, तो वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो रायपुर से याद रखेंगे क्या? बृजमोहन अग्रवाल का नाम। दुर्ग से याद रखेंगे विजय बघेल का नाम। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी का नाम याद रखेंगे। कैसे याद रह जाएगा ये? जब आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते होंगे तो रूपा देवी नाम की एक उनकी रानी थी, वो जब छत्तीसगढ़ के लिए आई थी उनके साथ में विजय अभियान के दौरान, तो उन्होंने महानदी को देखते हुए बताया था क्या बहुत बड़ा समुद्र के समान दिखता है, इसलिए वहां के पास के गांव को या जिस स्थान पर रुके थे उसको महासमुंद नाम दिया था। तो महासमुंद से रूपा देवी से रूप कुमारी आपको याद रह जाएगा। चौथा हम लोग ले लेते हैं, चलो किसका? जांजगीर चांपा का। तो जांजगीर चांपा, तो जैसे जांजगीर जैसे जांगड़ी याद रखना, क्या? जांगड़ी, ठीक है। एक्चुअल नाम, पूरा नाम देख लेता हूं मैं। कमलेश जांगड़ी जी। तो जैसे जांजगीर चांपा और जैसे जांगड़ी नाम याद रख सकते, कमलेश जांगड़ी, ठीक है। पांचवा आप याद रख लेना, कोरबा को ही याद रख लो। कोरबा से अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? ज्योत्सना महंत। बिलासपुर छठा, तोखन साहू जी के बारे में बताया मैंने बीएसपी से, क्या नाम है? तोखन साहू। कौन है यह?
केंद्रीय राज्य मंत्री है किस मंत्रालय में, तो आवास एवं शहरी मामले में। 6 हुआ। 7वां आप याद रख लेना सरगुजा का, सरगुजा से है महाराज कौन, तो चिंतामणि, चिंतामणि महाराज। सर में बहुत चिंता रहती है ना, सर में बहुत चिंता रहती है, तो सर से सरगुजा चिंतामणि। 8वां जो रिलेट हो रहा है मैं रिलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। सर में बहुत चिंता रहता है चिंतामणि, जैसे जांगड़े, जैसे जांजगीर चांपा तो कमलेश जांगड़े वहां से याद हो जाएगा। महासमुंद का मैंने बता दिया रूप कुमार चौधरी, सरगुजा हो गया। इसके अलावा आप याद रख सकते बस्तर का, तो बस्तर का बस कस से याद रख सकते महेश कश्यप, सॉरी महेश कश्यप, तो बस कस ऐसे करके याद कर लेना, बस्तर का महेश कश्यप। 9वें नंबर पर कौन है, 9वें नंबर पे हम लोग कांकेर से याद रखते हैं, कांकेर, कांकेर में है भोजराज नाग, भोजराज नाग, तो कांकेर में भोजराज नाग। तो कई लोग क्या नाग को देखकर डर जाते हैं, डरने से क्या करेंगे वो लोग कांख डालेंगे, तो कांखने से याद रखना कांकेर का भोजराज नाग, ठीक है। उसके बाद 10वां देख लेते हैं हम लोग, कौन सा क्षेत्र छूट गया, रायगढ़, तो रायगढ़ से र से रायगढ़ और र से राठिया, तो राधे श्याम राठिया, राधे श्याम राठिया याद रखना, राधे श्याम राठिया। और एक 11वां बच गया मेरे ख्याल से राजनांदगांव, ठीक है, 11वां नंबर का बच गया राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव से हमारे जो पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी लड़े थे बट वो हार गए। तो राजनांदगांव का कौन था, किसने जीता, संतोष पांडे, किसने, संतोष पांडे ने। तो राजनांदगांव का कैसे याद रहेगा, संतोष, जो व्यक्ति संतोष करता है वही राज कर पाता है, जो व्यक्ति संतोष रखता है वही राज कर पाता है, तो संतोष पांडे राजनांदगांव। र से रायगढ़, र से राठिया मैंने याद कराया, जैसे जांगड़े, जैसे जांजगीर का आपका याद कराया, महासमुंद का मैंने बता दिया रूप कुमारी चौधरी का याद रखना, कांकेर कांखने से नाग याद रखना, बस कस से महेश कश्यप, सर में चिंता रहती है चिंतामणि, रायपुर का नॉर्मली बृजमोहन अग्रवाल याद रखना है, दुर्ग का विजय बघेल याद रखना है, जो सना महंत कोरबा से एकमात्र कांग्रेस वाली है ये याद रह जाएगा, और बिलासपुर से केंद्रीय मंत्री के रूप में उनको राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है तो तोखान साहू ये याद रहेंगे। तो टोटल ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाएगा भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यह हो गया हमारा लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत क्या था, तो दूसरे चरण का बताया मैंने कितना 76.24, पहले चरण का कितना बताया 63.41, तीसरे चरण का 71.06, टोटल 72.8। बिलासपुर से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीता, तो बिलासपुर से जीता तोखन साहू, तोखन साहू जी ने जीत हासिल की और केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी मिला इनको। कांकेर संसदीय क्षेत्र से, तो कांकेर से कांक डालते नाग को देखकर, तो भोजराज नाग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकसभा चुनाव में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ, टोटल 3 चरणों में, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई। दुर्ग संसदीय क्षेत्र से कौन जीते हैं, तो विजय बघेल जी। महासमुंद से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीते हैं, तो रूप कुमारी चौधरी, मैंने याद कराया आपको। जांजगीर चांपा से जैसे जांजगीर, जैसे जांगड़े, तो कमलेश जांगड़े जी जीते हैं। बस्तर से तो बस कस से महेश कश्यप जी आएंगे। राजनांदगांव तो राज कौन करेगा, जिसके मन में संतोष है, संतोष पांडे आ जाएंगे। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हासिल की, एक, केवल एक, कौन सा, कोरबा वाला, ठीक। तीसरे चरण की अधिसूचना का प्रकाशन कब हुआ, तो 12 अप्रैल को हुआ, तीसरे चरण का 12 अप्रैल को हुआ, ठीक है। पहले चरण का कब हुआ था, 20 मार्च को हुआ था, तीसरे चरण का कब हुआ, 12 अप्रैल को है, और उसका चुनाव का मतदान कब हुआ है, 7 मई को है, याद रखना कब हुआ है, 7 मई को हुआ है। तोखान साहू किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, तो उनको शहरी विकास और आवास मंत्रालय या शहरी मामले और आवास मंत्रालय के बारे में के राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है। तोखान साहू का जन्म कब हुआ था, ये जन्म वगैरह को उतना नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन है तो आप रीड कर लो। 15 अगस्त 1969 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रमन सिंह किस अवधि तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय इनको चुना गया था, तो 1999 से 2003 तक थे, 1999 से 2003 तक इनको खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री चुना गया था। इनके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में चरणदास महंत जी को भी चुना गया था, और फिर रेणुका सिंह जी को चुना गया, जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रही थी, किसमें, जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री इनको चुना गया था, ठीक है। तो कब से कब तक टेन्योर इनका, 2019 से 2023 तक। एग्जैक्ट डेट वाला फिगर आप याद नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा। इनके बारे में मंत्री का पद कौन सा था, चुने गए थे राज्य मंत्री के रूप में या नहीं, ये सब भले पूछा जा सकता है, तो याद रखना
जनजाति मामले की थी। खाद्य विभाग के कौन थे? रमन सिंह थे जब राज्य मंत्री वो चुने गए थे। सेम उसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो हमारी तोखन साहू जी हैं उन्हें भी शहरी और आवास मामलों के राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये था आपका 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा सार। इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक। सारे लोकसभा सदस्यों का नाम मैंने आपको याद करा दिया। अच्छा, लोकसभा के साथ में आप राज्यसभा सदस्य भी याद ही कर लो, क्या पता कभी पूछा जाए। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक को लिख लेना। क्या ट्रिक है? तो देवराज करके याद रखना। क्या? देवराज, फूल और तुलसी का क्या करते हैं? मंजन करते हैं। देवराज जो है फूल और तुलसी का मंजन करते हैं। तो देव से याद रखना देवेंद्र प्रताप सिंह, राज से याद रखना राजीव शुक्ला, फूल से याद रखना फूलो देवी नेताम, तुलसी से याद रखना, आखिरी में इनका नाम तुलसी है, पूरा एक लंबा नाम है तो तुलसी से ही याद रख लेना। फिर मैं आपको बता देता हूं, इनका नाम है कवि तेजपाल सिंह तुलसी। तेजपाल सिंह तुलसी, तुलसी से बस याद रख सकते हो। और मंजन से याद रखना, मंजन से याद रखना रंजन, रंजित रंजन, रंजित रंजन जी है, जो ये हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो पांच क्या बोलना चाहिए कि राज्यसभा सदस्य है वो है। अभी इनका टेन्योर बचा हुआ है 2026 तक, किसी का कंप्लीट होगा, किसी का 2030 तक कंप्लीट होगा। तो ये याद रखना बस राज्यसभा सदस्यों के नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस पर आधारित है ये? तो पद्मश्री सम्मान पर है। पद्मश्री सम्मान, पद्मश्री सम्मान मिला गया है इस वर्ष हमारे यहाँ से तीन लोगों को 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे तीन लोग कौन कौन थे वो अभी देखेंगे। तो टोटल 3 लोगों को दिया गया था, ये याद रखना। कितने हस्तियों को? 3। तो इसके लिए याद रख लेना हे राम जागो। क्या? हे राम जागो, जागो से जागेश्वर को याद रखना, ठीक है, जागेश्वर यादव जो जसपुर से हैं। राम से याद रखना रामलाल बरेड जो कि रायगढ़ से हैं। और हे से याद रखना आपको हेमचंद मांझी जो कि नारायणपुर से हैं। हेमचंद मांझी कहां से हैं? नारायणपुर से। रामलाल बरेड कहां से हैं? रायगढ़ से हैं। और जागेश्वर यादव जी कहां से? जसपुर से हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। हे राम जागो से याद रखना, इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें से रामलाल बरेड जी हैं उनको पहले ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि वो संगीत और नृत्य से संबंधित व्यक्ति थे। तो ये नाम दिए गए जागेश्वर यादव जसपुर, हेमचंद्र मांझी नारायणपुर, श्री रामलाल बरेड रायगढ़। अगला प्रश्न, श्री जागेश्वर यादव को पद्मश्री सम्मान 2024 कब और किस क्षेत्र में दिया गया? ठीक है, तो उम्र वगैरह उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्षेत्र आपको याद रखना है। क्षेत्र पर एकदम आपको स्पेशली फोकस करना है। और कहां से थे? तो मैंने जागेश्वर जी को बताया कहां से थे, जसपुर से थे। जस जागेश्वर जस जसपुर के हैं। और इन्होंने समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, स्पेशली जो वहां की जनजाति है, वहां के जो जनजाति लोग हैं उनके लिए। तो इनको जसपुर क्षेत्र में रहते हैं और आदिवासी पीवीटीजी कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। याद रखना किसके लिए? समाज सेवा के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। चलो ठीक, याद हुआ किनको? जागेश्वर यादव जी को। उम्र कितनी थी इनकी? अभी 67 वर्ष की आयु थी। ठीक है, याद रहेगा। तो ये ध्यान में रखना। इनका एक निक नेम है, मैं आपको बता देता हूं, बिरहोर के भाई, इस टाइप का कुछ नाम है इनका। कंफर्म कर लेता हूं मैं ताकि आपको रॉन्ग आंसर ना जाए। वेट अ मिनट। जी, बिरहोर के भाई, बिल्कुल इनको बिरहोर के भाई के रूप में, बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है। किनको? जागेश्वर यादव जी को, जागेश्वर यादव जी को। ठीक है, बिरहोर के भाई। चलो आगे चलते हैं। श्री हेमचंद मांझी को पद्मश्री सम्मान 2024 कब और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो हेमचंद मांझी जी को जो पद्मश्री पुरस्कार है, कब उसको छोड़ दो, कहां से हैं ये? नारायणपुर से हैं, ये याद रखना। और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। उनको जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में, बिरहोर जनजाति के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ठीक, ये ध्यान में रखना। साथ में इनका नाम याद रखना, आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, और इनका जो निक नेम है ना, जैसे उनका बिरहोर के भाई था,
इनको ही वैद्यराज मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्यराज मांझी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट था, नारायणपुर से है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान 2024 सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न, श्री रामलाल बरेट को पद्मश्री सम्मान 2024 किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये रायगढ़ के निवासी हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, कलत के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में क्या करते हैं? तो ये विशेषकर आप देखेंगे ये जो है कथक से रिलेटेड है। क्या है? कथक से रिलेटेड है। और इनका घराना कौन सा है? तो रायगढ़ घराना से रिलेटेड है, रायगढ़ घराना। ठीक है, रायगढ़ घराना से रिलेटेड है और कथक से रिलेटेड है, याद रखना है रामलाल बरेट जी के बारे में। चलो अगला प्रश्न, श्री जागेश्वर यादव किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्षों के मसीहा, स्वास्थ्य के योद्धा, शिक्षा के पथिक या कला के रक्षक। तो इनका ना वृक्षों के मसीहा भी कहा जाता है, बिरहोर के भाई के रूप में मैंने बताया आपको, और वृक्षों के मसीहा कहा जाता है क्योंकि वृक्षों से संबंधित बहुत सारे जो कार्य हैं उनको इन्होंने संपादित किया है अपने जीवन काल में, तो इसलिए इनको वृक्षों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक, बाकी आदिवासी कल्याण के लिए तो आपको बताया ही मैंने, समाज सेवा। अगला, श्री हेमचंद मांझी का कार्य किस चिकित्सा पद्धति से? तो आयुर्वेदिक एवं पारंपरिक चिकित्सा से रिलेटेड है हेमचंद मांझी जी। कहा? आयुर्वेदिक एवं पारंपरिक। निक नेम क्या है? मैंने बोला वैद्यराज मांझी। अगला, श्री रामलाल बरेट को कौन सा सम्मान मिल चुका है? तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कौन से कला? कथक इनको आता है। किस घराने से? रायगढ़ घराने से रिलेटेड है। श्री जागेश्वर यादव का प्रमुख योगदान क्या है? तो जागेश्वर यादव क्या करते हैं जी? वृक्षारोपण के संदर्भ में है, और जो समाज सेवा के संदर्भ में उनका नाम लिया जाता है। और जो पीवीटीजी है, बिरहोर जनजाति जो है, उनके समाज कल्याण के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्या बोलते हैं इनको? बिरहोर के भाई। तो और आदिवासी लिखा भी यहाँ पर, वृक्षारोपण और आदिवासी समुदाय की सहायता में इनका योगदान रहा। हेमचंद मांझी किस नाम से जाने जाते हैं? तो वैद्यराज मांझी के नाम से जाने जाते हैं, वैद्यराज मांझी के नाम से जाने जाते हैं। जागेश्वर यादव ने किस क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो वृक्षारोपण और आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है इसी में? हेमचंद मांझी किस जिले से रिलेटेड है? तो नारायणपुर से है। रामलाल बरेट रायगढ़ से हैं और वो जसपुर से है। कौन? जागेश्वर यादव। रामलाल बरेट प्रमुख कला क्षेत्र क्या है? तो रंगमंच। किसमें करते हैं? कथक में करते हैं भैया, विशेषकर किसमें? कथक। कथक इनका स्पेशली फॉर्म है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। पुरस्कार के समय श्री जागेश्वर यादव की उम्र कितनी थी? तो 67 ईयर्स के थे। हेमचंद मांझी किस प्रकार की चिकित्सा में विशेषज्ञ हैं? तो आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा। बार बार आ रहा है, रिपीट भी हो रहा है, आपका रिवीजन भी होते यहीं पर जा रहा है। श्री रामलाल बरेट का जन्म स्थान क्या है? तो रामलाल जी कहां से है? रायगढ़ से ही संबंधित होंगे, तो रायगढ़ के हैं। हेमचंद मांझी का जन्म स्थान कहां से थे? नारायणपुर के हैं, तो नारायणपुर ही इनका जन्म स्थान होगा। क्लियर? तो ये थे क्या आपके पूरे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता। 3 लोग थे, हेमचंद मांझी, रामलाल बरेट, जागेश्वर यादव। जशपुर, रामलाल बरेट रायगढ़ और हेमचंद मांझी नारायणपुर। हेमचंद मांझी को वैद्यराज मांझी भी बोलते हैं, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। रामलाल बरेट कथक नृत्य से संबंधित है, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उससे पहले संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है। क्लियर है? रायगढ़ घराना इनसे रायगढ़ घराने से संबंधित है। ये है जो कथक में अलग अलग घराने होते हैं, उसमें रायगढ़ घराना है। और जो आपके जागेश्वर यादव हों, आदिवासी कल्याण, वृक्षारोपण, बिरहोर के भाई और विशेषकर पीवीटीजी जो क्षेत्र के जनजाति आती है, उनके लिए लोक कल्याण का कार्य उन्होंने किया है। चलिए अब गणतंत्र दिवस 2024 की जो 26 जनवरी में झांकी आई थी उस पर है, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में अब जनवरी का माह लग चुका है, तो आप अभी 26 जनवरी पर फिर देखेंगे कि फिर से परेड पर, गणतंत्र दिवस के परेड पर हमारे यहाँ से फिर से झांकी जाएगी और उसमें नया कुछ थीम होगा गणतंत्र दिवस का। नए जो मुख्य अतिथि आएंगे और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि उनके फिर से नए नए रैंकिंग होंगे। तो अभी मैं इस बार रैंकिंग आपको याद नहीं करा रहा हूं, पिछला रैंकिंग क्या था, क्योंकि 26 जनवरी आ जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम है, तो ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसका क्या था, थीम क्या था? कभी कभी होता है कि 2-3 साल का लाइन से पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ की क्या क्या अलग अलग ईयर्स पे गणतंत्र दिवस की झांकियां थी, निम्न में से कौन कौन सी थी? तो एक नहीं रही होगी, उसको आपको देखना पड़ता है। तो कौन कौन सी थी आपको याद रहना चाहिए। तो 2024 की जो थीम थी वो किस पर आधारित थी? तो लोकतंत्र की जननी पर आधारित थी। किस पर थी? लोकतंत्र की जननी। ये कौन सा थीम है? ये केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के लिए थीम रखा गया था और इसी थीम के अकॉर्डिंग हर अलग अलग राज्य के लोगों ने अपने
झांकियों की प्रस्तुति दी थी। तो लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र की जननी इस थीम पर आधारित थी। ठीक है, इसका याद रखना। चलो, छत्तीसगढ़ की गणतंत्र दिवस 2024 की झांकी की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की झांकी में कौन से राजा को दर्शाया गया था? तो लिमाऊ राजा। किसको दर्शाया गया था, याद रखना, लिमाऊ राजा। लिमाऊ राजा आएगा, ऑप्शन सी लिंगू लिखा गया, क्या आएगा, लिमाऊ राजा। लिमाऊ राजा क्या होते हैं? ये बहुत ही पुराने समय से मुरिया लोगों का एक दरबार लगाते आ रहे थे, तो उन्हीं में लिमाऊ राजा क्या करते थे, हर प्रकार के निर्णय लेते थे। तो ये लिमाऊ राजा आपको याद रखना है। ठीक है, मुरिया दरबार से संबंधित थे, तो मुरिया दरबार का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था एक और, तो उस झांकी में मुरिया दरबार भी लगाया गया था। तो जनजाति कौन सी आ जाएगी, मुरिया दरबार बोल रहा हूं तो मुरिया भी आ जाएगी। और 2008-9 से जो मुरिया दरबार लगता है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें 2008-9 से अब हर वर्ष मुरिया दरबार पर मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये की पॉइंट को याद रखना। मुरिया दरबार कब होता है? तो ये पूरा बस्तर दशहरा का सबसे आखिरी दिन, अंतिम दिन पर मुरिया दरबार लगाए जाते हैं, मतलब अंतिम दिन से एक दिन पहले, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें आदिवासी लोग आते हैं और अपने हर प्रकार की जो भी उनकी मांग रहती है उनको वहां पर आकर रखते हैं। चलो आगे, छत्तीसगढ़ की गणतंत्र दिवस 2024 की झांकी में किस जिले का प्रतिनिधित्व किया था? तो बस्तर का। बस्तर में ये मुरिया दरबार रखता है, जगदलपुर में इसका आयोजन किया जाता है, तो वहां का ही, उस जिले से ही इसको उठाया गया है, ये ध्यान में रखना। झांकी का निर्माण किस तरह की सजावट से किया गया था? तो बस्तर में एक विशेष प्रकार का सजावट की कला होती है जिसको बेल मेटल बोलते हैं। बेल मेटल में वहां पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के आकृति के आपको वस्तुएं बिकती हुई दिखेंगी। अगर आप कभी बस्तर गए होंगे तो आपने भी कुछ न कुछ ऐसा चीज खरीद कर लाया होगा याद के रूप में। ठीक, तो बेल मेटल की सजावट की गई थी पूरे इस किसमें, झांकी में। हर तरफ आपको बेल मेटल से साज सज्जा का दिखा होगा, एक बार नेट में जाकर देख लेना। गणतंत्र दिवस 2024 छत्तीसगढ़ की झांकी ऐसे करके, तो उसमें आपको एक फोटो दिखेगा जिसमें हर प्रकार जो अलग अलग जो आभूषण थे, अलग अलग प्रकार के जो उसमें साज सज्जा की गई थी, वो सब बेल मेटल के थे। बेल मेटल होता क्या है? तो तांबे और कांसे का मिश्रण होता है जिससे ढाल कर नई नई आकृति की चीजें बनाई जाती है। अगला, झांकी में कौन सा महोत्सव दर्शाया गया था? तो क्या दिवाली, होली, नवरात्रि, मुरिया दरबार? तो मुरिया दरबार दर्शाया गया था। ठीक है, इसमें किसको लाया गया था? लिमाऊ राजा जी को लाया गया था। झांकी में बस्तर के लिमाऊ राजा के साथ कौन सा अन्य प्रमुख दृश्य दर्शाया गया था? तो मुरिया दरबार का दृश्य था। लिमाऊ राजा पहले इस मुरिया दरबार में शामिल होते थे, अब मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री जी आते हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी में दर्शाया गया आदिवासी समूह का नाम क्या है? तो किस पर? मुरिया दरबार बोले तो मुरिया जनजाति ही आएगी, ऑप्शन नंबर सी, मुरिया जनजाति ही आएगी। ठीक है, तो ये था आपका झांकी का। इस बार झांकी के जो थीम अलग रहेंगे उस पर बदल जाएगा, लेकिन हो सकता है 2-3 साल का एक साथ लेकर पूछा जाए, इसलिए मैंने इसको कवर करा दिया। ठीक है, चलो अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में पुरस्कार और सम्मान 2024 में किन किन लोगों को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा कि अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हम लोगों ने सीजी व्यापम और सीजी पीएससी प्री का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उससे आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। साथ में इस वीडियो सीरीज के अलावा भी योगेंद्र सर और तामेश सर के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो करंट अफेयर हैं वो लाए जा रहे हैं, उन वीडियोस को भी आप देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, पीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 349 रुपीज पर, जो फुल लेंथ जो पूरा आपका पीएससी में जैसा टेस्ट आता है उस पर बेस्ड है। और सीजी टेस्ट सेपरेट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का टेस्ट भी लॉन्च किया है, क्योंकि 50 नंबर छत्तीसगढ़ आता है उसमें जीएस पोर्शन में, तो वो 249 पर अवेलेबल है और दोनों में ही एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया जा रहा है। सीजी टेस्ट में मनीष सर के द्वारा, और जो पीएससी का जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो देते हुए चल रहा हूं, तो आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पर ये अवेलेबल है। साथ में जो एसआई के स्टूडेंट्स हैं जो एसआई को टारगेट कर रहे होंगे कि एसआई भी इस बार पीएससी लेने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने 149 पर आपको 40 टेस्ट मिलेंगे, 149 पर वो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, तो आप आराम से उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं पुरस्कार में पहला प्रश्न है, आलोक शुक्ला को ग्रीन नोबल अवार्ड 2024 कब मिला? तो आलोक शुक्ला कौन है? ये तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, हमारे राज्य के पर्यावरण वेत्ता हैं, पर्यावरण से संबंधित जो भी आंदोलन है उनके अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि हसदेव जंगल का अभी जो मामला है पिछले 12 सालों से चल रहा है कि हसदेव जंगल को बचाना है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है, अरण्य क्षेत्र होता है,
तो उस क्षेत्र के लिए 12 साल से इनका लगातार प्रयास चल रहा है कि वहां पर जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कमी की जाए, ज्यादा मात्रा में जंगलों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनको ग्रीन नोबल अवार्ड दिया गया। कब? तो 29 अप्रैल 2024 को। 29 अप्रैल 2024 को किस लिए? हसदेव जंगल के खिलाफ, हसदेव जंगल की कटाई के खिलाफ 12 सालों से इनका परिश्रम संघर्ष रहा है। तो इसको देखते हुए ग्रीन नोबल अवार्ड 2024 इनको दिया गया। आलोक शुक्ला 29 अप्रैल 2024, याद रखना कितना अप्रैल? 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 2024। चलो आगे चलते हैं। ग्रीन नोबल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये हर किसी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये ऐसा है जो वंस इन अ डेकेड, वंस इन अ जनरेशन मिलने वाले अवार्ड है, क्योंकि हर कोई पर्यावरण के क्षेत्र में इतना जागरूक नहीं है और पर्यावरण को बचाने के लिए इतना समय अपना नहीं देना चाहता है। तो ये वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को किस तिथि को सम्मानित किया गया? तो ये 28 जून को किया गया था। उनको 29 अप्रैल था, ये 28 जून है। ये क्या? स्वास्थ्य मिशन को किया गया था। स्वास्थ्य मिशन को क्या किया गया? जो आयुष्मान योजना है ना, जिसके तहत बीपीएल कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा की सहायता राशि दी जाती है। एपीएल कार्ड धारकों को 50,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा राशि दी जाती है, स्वास्थ्य सहायता राशि। तो ये जो है इसके क्षेत्र में हमारा जो राज्य अग्रणी रहा, उसने सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आयुष्मान कार्ड जो योजना का लाभ दिलवाना चाहिए, जितने कार्ड बनने चाहिए उसमें अग्रणी रूप से भाग लिया, आगे रहा। तो उनको किस रूप में? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सम्मानित किया गया था। याद रखना कौन सा योजना था? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत कब? 28 जून को। 29 अप्रैल अलग था ग्रीन अवार्ड, किसको? आलोक शुक्ला जी को, और ये 28 जून अलग है। ठीक, कभी कभी डेट पूछे जाते हैं ग्रीन नोबल अवार्ड। ठीक है, अगला चलते हैं आगे। भारत गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो भारत गौरव से संतोष चौबे जी को सम्मानित किया गया था। ये कला और साहित्य के बहुत बड़े महारथी हैं, उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो ठीक है, तो साहित्य, कला और संस्कृति नीचे लिखा भी है। साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्र में 5 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय योगदान के लिए दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया? भारत गौरव सम्मान 2024, भारत गौरव सम्मान संतोष चौबे। तो भैया संतोष कब मिलेगा आपको? जब आपको गौरव प्राप्त होगा। संतोष कब मिलेगा? जब आपको गौरव प्राप्त होगा। तो याद रखना संतोष चौबे जी को गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। चलो अगला प्रश्न, धान के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान के लिए कृषि विश्वविद्यालय को कब सम्मानित किया गया? तो धान के अनुसंधान के लिए जो हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, उनको सम्मान प्राप्त हुआ था। यह सम्मान उनको अप्रैल में प्राप्त हुआ। कब? अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 को सम्मानित किया गया था अनुसंधान के लिए। तो कृषि से संबंधित है तो कृषि विश्वविद्यालय को ही ये चीज प्राप्त होगा। अगला है, राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2021-22 किस तिथि को प्रदान किया गया? 10 मार्च को प्रदान किया गया था। 10 मार्च को प्रदान किया गया था। क्या? राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार जो अलग अलग होते हैं ना, उन पुरस्कारों को 10 मार्च 2024 को सम्मानित किया गया था, जिसमें 5 हस्तशिल्पियों को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को कंवर गौरव सम्मान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कंवर गौरव सम्मान, कंवर जनजाति के द्वारा कंवर गौरव सम्मान प्राप्त दिया गया। कब? तो 28 जनवरी को। देखो 28 जनवरी को, वहां पर 28 जून आया था, उससे पहले 29 अप्रैल आया था, ये 28 जनवरी आया है। तो ये आपको ध्यान रखते चलना है ना, 28 जनवरी कंवर गौरव सम्मान किनको? हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। ठीक है, 29 अप्रैल ग्रीन नोबल अवार्ड आलोक शुक्ला जी को। और यहां पर सेम चीज यही था, स्वास्थ्य मिशन को, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिशन को 28 जून। तो 28 जून को स्वास्थ्य मिशन को, 28 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। अगला, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 कब प्रदान किया गया? तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया था फरवरी 2024 को। और किसको मिला था ये? तो ये दिया गया था हमारे राज्य के बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। तो याद रखना ये कौन सा? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया बायोफ्यूल को। किसको? बायोफ्यूल को। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी से सम्मानित किया गया बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल ही क्या है? ग्रीन एनर्जी है। तो याद रखना बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को उत्कृष्ट समुदाय आधारित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। इनके 2 अध्यक्ष होते हैं ना, वो इस डिपार्टमेंट के मंत्री को रखा जाता, ना कि मुख्यमंत्री को।
अगला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो संगीत नाटक पूनम तिवारी को मिला है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बोलोगे तो वो संप्रिया प्रसाद को मिला है, ठीक है, निषाद को, सॉरी। चलो, तो क्या बोला मैंने? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 पूनम तिवारी, क्या याद रखना है? पूनम तिवारी का नाम याद रखना है, पूनम तिवारी जी का नाम याद रखना है सभी को। पानी देना तो, अच्छा है, सॉरी है। वन मिनट। चलो, तो कहा थे, हाँ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? पूनम तिवारी जी को दिया गया, और मैंने बोला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संप्रिया पूजा निषाद जी को दिया गया है। आगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है अर्समान उबरानी को मिला है। किसको मिला है? अर्समान उबरानी को मिला है, याद रखना। कब? तो ये 22 जनवरी 2024 को मिला है। अर्समान बिलासपुर के निवासी और 6 साल की उम्र में 3 किताबें लिख चुके हैं। तो उनकी इस विद्वता बोल सकते हो, इनकी इस कला को बोल सकते हो, उसको देखते हुए क्या मिला है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। क्या नाम है? अर्समान उबरानी। किताब, तो किताब से उब जाते हैं ना हम लोग, जनरली क्या होते हैं, किताब से उब जाते हैं, लेकिन ये किताब से नहीं उबा, इसलिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसको मिला है। किताब से नहीं उबा, उबा से उबरानी, याद रखना, ठीक है। किताब, 3 किताब लिख चुका है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि कब प्रदान की? तो ये 26 जनवरी को मानद उपाधि प्रदान की गई थी, इसको याद रखना, ठीक है, मानद उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 कब प्रदान किया गया? तो राज्य वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है, जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसके बाद जो पुरस्कार समारोह होता है उसमें ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार। ये किनको दिया जाता है? तो अपने क्षेत्र में क्या बोलना चाहिए कि एक साहसिक कार्य करने के लिए, बच्चों को साहसिक कार्य करने के लिए, किसी प्रकार की वीरता का या शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ये चयनित किया जाता है और दिया जाता है। तो याद रखना, राज्य वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को प्रदान किया गया। पुरस्कार पाने वाले कौन है? अर्नव सिंह, ओम उपाध्याय, प्रेमचंद साहू और लोकेश साहू, 4 बच्चे शामिल है, ठीक है। जो उर्वासी कौन थे? ठीक है, अर्समान उबरानी थे, उर्वासी उबरानी। ये क्या थे? 3 किताब लिखे थे, इसलिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। ये वीरता पुरस्कार है और राज्य वीरता पुरस्कार है, 4 लोगों को मिला है, ठीक। राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 किसे मिला? तो अमित कुमार को मिला, आईपीएस अमित कुमार को मिला। आईपीएस अमित कुमार को राज्य पुलिस सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया। और ये जो अमित कुमार जी हैं, हाल फिलहाल में ये खुफिया एजेंसी के चीफ है। क्या है? खुफिया एजेंसी के, राज्य खुफिया एजेंसी के चीफ भी हैं। अगला, कांकेर पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड कब मिला? कांकेर पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, ये 25 जनवरी 2024 को दिया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस लिए मिला? तो ये यातायात सुरक्षा और जागरूकता अभियान के तहत, से सॉरी टू योर फैमिली अभियान चलाने के लिए। तो इसके लिए इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर एक दर्जा प्राप्त हुआ उस बुक में, और इनको यह सम्मान दिया गया। आगे, रविशंकर विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह कब हुआ? तो इनका जो दीक्षांत समारोह था 20 फरवरी को था। कब था? 20 फरवरी को रखा गया था दीक्षांत समारोह, याद रखना। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड अभी मैंने बताया कि इसको मिला था छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को मिला था। किसको मिला था? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को मिला था। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को किया था, ठीक है। कब मिला था? फरवरी 2024 में मिला था, फरवरी 2024 में मिला था। अलग अलग डेट थे। ग्रीन नोबल अवार्ड आलोक शुक्ला जी को मिला था 29 अप्रैल को। 28 जनवरी को कंवर समुदाय द्वारा कंवर गौरव सम्मान दिया गया था, किनको? विष्णुदेव साय जी को। फिर वही 28 जून के बारे में अगर बात किया गया था, तो 28 जून को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सम्मानित किया गया था, से सम्मानित किया गया था। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को, याद रखना। जो स्वास्थ्य विभाग है उसको, किस लिए? तो आयुष्मान जो योजना के तहत कार्ड बनाने वाला था वो। फिर फरवरी में
बायोफ्यूल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल को मिला था क्या, ग्रीन एनर्जी अवार्ड। तो ये अलग अलग आपको याद रखने हैं भैया, पूछा जाएगा ये, तो बार बार रिवीजन करने से, रिपीट करने से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशदीप सम्मान 2024 किसे दिया गया, तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया। विशेषकर ये लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उनके अग्रणी भूमिका के लिए। ठीक है, तो याद रखना, लिखा भी है, विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया, सॉरी वी शुक्ला बोल रहा हूँ, शुक्ला जी को दिया गया आकाशदीप सम्मान। ठीक है, और किसको दिया गया, तो एमटी वासुदेवन नायर को मलयालम को प्रदान किया गया। दोनों लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है क्या, विनोद कुमार शुक्ल जी है, हमारे छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड किस अभियान को दिया गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कांकेर पुलिस को दिया गया था गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना किसके लिए, से सॉरी टू योर फैमिली, 25 जनवरी के दिन इनको दिया गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट पहले, ये कहा गया 25 जनवरी को 2024 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये तो हम लोगों ने अभी देखते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वो वीरता पुरस्कार था, राज्य वीरता पुरस्कार था, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, 19 बच्चों को किया गया था। हमारे में यहाँ से छत्तीसगढ़ से कौन से थे, अर्समान उबरानी थे। कितने पुस्तक, 3 पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। ठीक है, 6 साल की उम्र में। आगे, राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 के तहत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो 25,000 रुपए राज्य वीरता पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड क्यों दिया गया, ये भी समझना। हम लोग एनटीपीसी लारा को जानते हैं क्या, कि वो एनर्जी डेवलप करके देता है हमको 4000 किलो मेगावाट की एनर्जी, मेगावाट में एनर्जी डेवलप करके देता है। लेकिन एनर्जी डेवलप करने के पीछे कोयले को जलाया भी जाता है, कोयले से हमको एनर्जी दी जाती है, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है। तो वो पर्यावरण के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है, इसको देखते हुए इस बार उनको क्या दिया गया है, डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए के प्रयास में उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। किसको, एनटीपीसी लारा को। एनटीपीसी सीपत भी है, एनटीपीसी में हमारे पास कोरबा में भी है। तो अलग अलग 3 प्रकार के एनटीपीसी है, जिसमें से रायगढ़ को ये दिया गया है, याद रखना। ठीक है, तो पुरस्कार और सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं चलते चलते। पहला चीज मैंने बताया, ग्रीन नोबल अवार्ड याद रखना, आलोक शुक्ला। कंवर समुदाय के द्वारा कंवर गौरव सम्मान याद करना है आपको, कंवर गौरव सम्मान। ठीक है, फिर राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है उससे हमें अवार्ड प्राप्त हुआ था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अवार्ड, देख सकते हो आप, फिर से मैं रिपीट कराते हूँ जल्दी से, जो इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स है उनको। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन ये कब मिला, तो 28 जून को मिला। उनको कब मिला, तो 28 जनवरी को मिला। और इनको कब मिला, 29 अप्रैल को मिला था। ठीक है, राज्य स्तरीय पुरस्कार हम लोग 10 मार्च को आवंटित किए थे, 5 हस्तशिल्पियों को मिला था। भारत गौरव सम्मान किसको, संतोष चौबे। तो संतोष कब आएगा, जब गौरव प्राप्त होगा, ये याद रखना है आप लोगों को। साथ में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 फरवरी में मिला था, किसको मिला था, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स को मिला था। ठीक है, डायमंड अवार्ड किसको मिला गया है, तो एनटीपीसी लारा को मिला है। राज्य वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को दिया गया, 4 बच्चों को दिया गया, 25,000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको दिया गया, तो आईपीएस अमित कुमार को दिया गया था। ये क्या है, अभी तो हमारे खुफिया एजेंसी के चीफ हैं। ठीक है, पूनम तिवारी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2022 में। संप्रिया पूजा निषाद को याद रखना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उस्मान उबरानी को 6 साल की उम्र में 3 किताबें लिखने के लिए। तो किताब से हम उब जाते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ, इसलिए क्या है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। टोटल 19 लोग को मिला, जिसमें से एक हमारे छत्तीसगढ़ से है। 25 जनवरी को कांग्रेस की पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, किस लिए, से सॉरी टू योर फैमिली, ये अभियान चलाने के लिए। क्या है, यातायात सुरक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, रविशंकर का था 20 फरवरी को था, विश्वविद्यालय में जो उनकी दीक्षांत समारोह था। मानद उपाधि 26 जनवरी को किसको मिला, तो ये प्रदान किया गया अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में। ये तो पढ़ा दिए, रिविजन कर लिए हम लोग। आकाशदीप सम्मान याद रखना, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, और एक मलयालम के हैं एमटी वासुदेवन, उनको दिया गया। ठीक है, डायमंड अवार्ड मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, से सॉरी टू योर फैमिली इसको दिया गया। तो टोटल थे आपके पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड। ठीक है, और क्या क्या पढ़े आज के टॉपिक में हम लोगों ने, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो 26 जनवरी का जो थीम था उस पर हम लोगों ने देखा, गणतंत्र दिवस के आधार पर पद्मश्री पुरस्कार के बारे में पढ़ा। ठीक, तो ये सारा टॉपिक आज हम लोगों ने किया है, और ये लोकसभा चुनाव तो कर दिए हम लोगों ने।
ठीक है, साथ में अमृतकाल का जो मिशन है, विजन है, उसके बारे में पढ़ा। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना आज हम लोगों ने किया है। अगला टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। वो टॉपिक क्या रहने वाला है वो देख ले लो एक बार कम से कम, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं से रिविजन करके इसको आ जाए। तो वो टॉपिक रहने वाला है हमारा वर्तमान पदाधिकारी। तो कौन कौन से पदाधिकारी किस किस पद पर आसीन हैं उसको देखेंगे। उद्योग विभाग के कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूचना आयुक्त कौन है। तो ये सबको हम लोग धीरे धीरे अगले क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।